लेकिन आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। भीषण जंग के बीच परमाणु युद्ध की आशंका जताई जा रही है, तो ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्या है इस वक्त देश की राजनीति में बड़ी खबर। अब क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की जो टीम है वो पूरी तैयार हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का बस अब ऐलान रह गया है। हम आपको 3 बजे की 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, 2 चुनाव आयोग की नियुक्ति हो गई है, उनको लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। इसमें हम आपको अधीर रंजन चौधरी का दावा और उनके आरोप भी सुनवाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिस कमेटी ने कई बड़ी सिफारिशें की हैं। वो क्या सिफारिशें हैं वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर, CAA पर अमित शाह का वो जवाब है जिसके केंद्र में केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं। तो 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें और इनका विश्लेषण हम करेंगे एक एक कर। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं परनीत कौर, पटियाला लोकसभा सीट से सांसद हैं और अब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। परनीत कौर ने कहा है कि मैं खुश हूं बीजेपी के साथ आकर। धन्यवाद उन्होंने दिया जेपी नड्डा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही बीजेपी का हाथ थाम चुके थे और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पटियाला लोकसभा सीट से फिलहाल मौजूदा सांसद हैं और एक बार फिर पटियाला सीट से ही उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की काम करना चाह रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का, भारतीय जनता पार्टी की परिवार का, कि मुझे आज इनके साथ एक हिस्सा बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। तो परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों का सबको अब इंतजार है और उससे ठीक पहले जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम आज पूरी हो गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर चयन समिति ने मोहर लगा दी है। अब आयोग के तीनों सदस्य पूरे हो चुके हैं, यानी पूरी टीम हो गई है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके साथ 2 सहयोगी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त के रूप में शामिल होंगे। अब बहुत जल्द लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, यानी टीम पूरी है तो जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होगा। लेकिन जो 2 चुनाव आयुक्तों के नाम हैं उस पर चयन कमेटी में मोहर लगी है। ज्ञानेश कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, ये जानकारी मिल रही है। सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे, तो ये 2 नए जो चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम पर मोहर लग गई है। चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने ये तमाम जानकारी दी। बैठक खत्म होने के बाद सुखविंदर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें ज्ञानेश कुमार की, जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं, वो 1988 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात रह चुके हैं। कश्मीर से जब 370 हटाया गया उस वक्त वो गृह मंत्रालय में ही तैनात थे। तो ये 2 अहम नियुक्तियां चुनाव आयुक्त के तौर पर, और इस तरह से चुनाव आयोग की टीम पूरी हो गई है। अब इंतजार है सबको चुनाव की तारीखों का। लेकिन देखिए चुनाव आयोग की टीम कैसे पूरी हुई और क्या नई जानकारी हमारे पास है, आइए बता देते हैं। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। चयन समिति की बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी जो इसके सदस्य थे उन्होंने ये जानकारी दी है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के ऑफिसर हैं, सुखबीर सिंह संधू पंजाब कैडर के हैं। नए चुनाव आयुक्त के तौर पर इन दोनों को चुना गया है, इन दोनों के नाम पर मोहर लगी है। ज्ञानेश कुमार के बारे में आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं। सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से वो रिटायर हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय की कार्यप्रणाली लागू करने में उनका बहुत अहम योगदान रहा है। सहकारिता मंत्रालय की जो कार्यप्रणाली पूरे देश में लागू की गई उसमें अलग अलग पदों पर उनका अहम योगदान रहा। इससे पहले गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे और कश्मीर डिवीजन की जिम्मेदारी उनके पास थी। तब जबकि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया गया सरकार द्वारा और हटाया गया, उस वक्त गृह मंत्रालय में वो जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। गृह मंत्रालय में ही प्रमोशन होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बने और अब ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगी है, वो होंगे नए चुनाव आयुक्त भी। इसके बाद जो दूसरे चुनाव आयुक्त हैं जिनके नाम पर मोहर लगी है उनके बारे में भी आइए बता देते हैं। सुखबीर सिंह संधू
1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा NHAI के चेयरमैन थे वो। पंजाब और उत्तराखंड और यूपी में काम कर चुके हैं, यानी जब अविभाजित यूपी था तब भी उन्होंने यहाँ पर काम किया है। केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी वो तैनात रहे हैं और उनको भी चुना गया है दूसरे चुनाव आयोग के तौर पर। तो आइए देखते हैं कि चयन समिति की बैठक से बाहर निकलकर अधीर रंजन चौधरी ने क्या बताया और क्या आरोप लगाया। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो इसमें चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, दो व्यक्ति। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश। हाँ, बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार। ओके, एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार। अच्छा, केरल के है वो गणेश कुमार, मतलब यूपी के डोमिसाइल है लेकिन केरल की ऑफिसर है। और एक है मतलब बी संधू, सुखबीर सिंह संधू। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार गिरी तो बचे कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, ये प्रस्ताव रखा गया है, जो रिपोर्ट दी गई है। अगर 1 साल बाकी होगा तो नई सरकार सिर्फ 1 साल के लिए होगी, यानी अगर 5 साल के भीतर सरकार गिर जाती है किसी राज्य में तो फिर वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। 1 साल का अगर कार्यकाल बाकी होगा तो सरकार 1 ही साल के लिए होगी, 5 साल के लिए नहीं होगी। ये सिफारिश की गई है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है। आगे एक और बड़ी जानकारी, एक देश एक चुनाव से जो जुड़ी हुई रिपोर्ट है उससे जुड़ी हुई एक देश एक चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पर एक और खबर सामने आ रही है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, यानी पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में लोकसभा, विधानसभा, निगम और पंचायत चुनाव भी साथ में होंगे, यानी पूरे देश में एक ही वोटर लिस्ट होगी। पंचायत स्तर तक जो चुनाव है, पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे दूसरे चरण में। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा ही होगा, लेकिन इसके बाद बड़ी जानकारी है ये कि पूरे देश में सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट होगी और उसके तहत होगा चुनाव। एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई है। कोविंद कमेटी, यानी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की तरफ से जो कमेटी ने सिफारिशें की हैं, ये वो आपको बता देते हैं, और बड़ी और अहम सिफारिशें हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, ये सिफारिश की गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी कराए जाएं। कोई विधानसभा बीच में भंग हो तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उतने ही कार्यकाल के लिए होगा। अगर चुनाव में 1 साल का वक्त हो तब भी 1 साल के लिए ही चुनाव हो। किसी भी चुनाव के लिए सिंगल वोटर लिस्ट, वोटर आई कार्ड ही बने, यानी एक ही वोटर लिस्ट हो और एक ही वोटर आई कार्ड हो, चाहे आप पंचायत के स्तर पर चुनाव में हिस्सा ले रहे हो या आप सांसद के लिए वोट कर रहे हो। अनुच्छेद 325 में संशोधन हो ताकि सिंगल वोटर लिस्ट बन सके, ये सुझाव दिया गया है। 47 में से 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, यानी बड़ी तादाद में राजनीतिक दलों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया है। हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, कई जो सवाल थे लोगों के मन में कि किस तरह से होंगे चुनाव, अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है तो फिर क्या प्रक्रिया होगी, और वो तमाम बिंदु अब एक एक कर साफ होते जा रहे हैं। तो क्या और बड़ी बात यह है कि 47 दलों में से 32 ने तो समर्थन किया, यानी बड़ी संख्या में समर्थन है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए अहम बात यह है कि राजनीतिक समर्थन पूरी तरह से एक देश एक चुनाव को प्राप्त है, और इसके अलावा विशेषज्ञों ने भी सीधे तौर पर कहा है कि इसके कई अहम लाभ हैं। और इसके अलावा जहां तक रही बात कि अगर कोई विधानसभा के दौरान कोई सरकार गिर जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, उसका हल सीधे तौर पर एक देश एक चुनाव की समिति ने दे दिया है। और उस समिति ने कहा है कि अगर लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बीत चुका है और ऐसे में कोई विधानसभा में सरकार गिर जाती है या त्रिशंकु हो जाता है या अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो ऐसी स्थिति में शेष कार्यकाल जो है विधानसभा का, उसके लिए चुनाव कराए जाएं। तो ये एक बहुत ही
अच्छे जो है सुझाव दिए गए हैं और असाधारण परिस्थितियों के लिए ज़रूर कहा गया है कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से सिफारिश की जाए और जहां पर ऐसा संकट आया है वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। कई अहम अनुच्छेदों में सीधे तौर पर संविधान संशोधन की जो सिफारिश है वो की गई है और एक और अहम बात की गई है कि अगर किसी भी सूरत में कहीं लोकसभा का कार्यकाल अगर खंडित होता है, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद अगर सरकार कहीं गिरती है तो ऐसी स्थिति में शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही चुनाव कराया जाए, यानी कि विधानसभा और लोकसभा में समान व्यवस्था। जबकि अगर कहीं कोई सरकार खंडित होती है और या फिर वहां पर त्रिशंकु जैसी स्थिति होती है और या फिर अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो बहुत ही अहम सिफारिशें हैं और देखना ये होगा कि अब कानून मंत्रालय इसकी विवेचना करने के बाद बहुत कुछ इसमें समझना बाकी है कि राष्ट्रपति शासन कहां और किस तरह से लागू होगा। अगर त्रिशंकु की स्थिति बनती है लोकसभा की या विधानसभा की तो फिर क्या प्रावधान होंगे, यानी अभी और डिटेल में इसकी और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। बड़ी बात जो उन्होंने कही, सीएए पर केजरीवाल को अमित शाह ने जवाब दिया। केजरीवाल बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात नहीं करते हैं, कहा अमित शाह ने। दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार खुलने से आपा खो चुके हैं, नौकरी का सवाल ही नहीं, वो पहले से ही यहां मौजूद है, कहा अमित शाह ने। यानी नौकरी देने का सवाल पैदा नहीं होता, वो तमाम लोग जिन्हें नागरिकता दी जा रही है वो पहले से ही देश में मौजूद हैं। केजरीवाल रोहिंग्या का विरोध नहीं करते, ये भी आरोप लगाया अमित शाह ने। आइए देखते हैं कि सीएए पर केजरीवाल ने क्या कहा था और आज अमित शाह ने उन्हें क्या जवाब दिया। दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहाँ बस जाएं, हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए। ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे। ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा। पर पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को हमारे देश के अंदर लाके अगर आप बसाएंगे, ये देश को मंजूर नहीं है। ओवैसी के सीएए का विरोध करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला। ओवैसी बताएं सीएए कैसे मुस्लिम विरोधी है? सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये साफ किया गृह मंत्री अमित शाह ने। जिन पर धार्मिक अत्याचार, उनको हम सुविधा दे रहे हैं। जिन पर धार्मिक अत्याचार हुआ उनको सुविधा देने के लिए लाया गया ये कानून। देखते हैं कि सीएए पर ओवैसी ने क्या कहा था और आज अमित शाह ने क्या जवाब दिया। मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, मेरा नाम लेकर के, ओवैसी जी एनपीआर भी आएगा, एनआरसी भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का उद्धव ठाकरे से बड़ा सवाल। उद्धव ठाकरे सीएए पर अपना स्टैंड साफ करें, ये चुनौती दी अमित शाह ने। उद्धव ठाकरे को अब अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। उद्धव बताएं सीएए उन्हें चाहिए या नहीं, ये सवाल किया अमित शाह ने। आइए देखते हैं कि सीएए पर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था और आज अमित शाह ने उन्हें कैसे जवाब दिया। पूर्वापासून सुरू झाले, एक नवीन कायदा ते आता आणतायत देशात, कोणता? तो सीएए कळलंय तुम्हाला? म्हणजे आपल्या देशाच्या बाहेर जे कोणी भयभीत झालेले हिंदू असतील, जैन असतील, पारसी असतील, शीख असतील, त्यांना आपल्या देशात येऊ द्या, जरूर येऊ द्या। पण हा सुद्धा एक निवडणुकीचा जुमला आहे।
कारण आता 2-3 दिवसामध्ये आचारसंहिता जाहीर होईल. आधीच त्या कायद्याच्या विरुद्ध जेव्हा मी मुख्यमंत्री झालो होतो, नोव्हेंबरमध्ये शपथ घेतली आणि डिसेंबरमध्ये त्यांनी हे भूत आपल्या देशामध्ये नाचवलं होतं, सीए आणि एनआरसी. एक भीती सगळ्यांच्या मनात निर्माण झाली होती, खास करून आसामच्या जनतेमध्ये, की आमच्या या इथल्या राहण्याचं सर्टिफिकेट नसेल तर आमचं काय होणार, असं काहीतरी तो विचित्र कायदा होता. आणि त्याच वेळेला या कायद्याच्या विरुद्ध काही याचिका कोर्टात दाखल झाल्या. त्या याचिकांचा अजून निकाल लागलेला नाही आणि आज परत त्यांनी सीएची अधिसूचना जाहीर केली. म्हणजे हा निवडणुकीचा जुमला आहे. यांना फक्त धर्माधर्मामध्ये भेद करायचा आहे, मारामारी करायची आहे, दंगली पेटवायच्या आहेत. सीएए पर ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे. अब सीएए पर ममता बनर्जी को अमित शाह ने जवाब दिया है. ममता बनर्जी सीएए के नाम पर राजनीति न करें, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने. सीएम ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं का अहित न करें, ये सवाल भी उठाया. ममता बनर्जी को शरणार्थी और घुसपैठिए का फर्क नहीं पता है, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने. बंगाल में भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी, ये दावा भी किया. ममता बनर्जी सीएए को ना रोकें, ये कहा अपने इंटरव्यू के दौरान. आइए देखते हैं कि सीएए पर ममता बनर्जी ने क्या कहा था और आज अमित शाह ने उनसे क्या सवाल किए. आपको कोई अधिकार नहीं जाएगा, सब रहेगा. और झूठा है और जुमला है. কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না. এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি. বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না. चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है एनडीए द्वारा. इस पर क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने, वो भी आइए आपको बताते हैं. जब गांधी नेहरू को सीट मिली तो सब उचित था, हमें क्यों 400 सीट नहीं मिल सकती. हमारे प्रधानमंत्री ने अगले 25 साल का प्लान बनाया है. 2047 तक के विकास का प्लान हमारे पास है. भारत को विकसित भारत बनाने की हमारी कोशिश है. पंजाब के गुरदासपुर की जेल में खूनी झड़प हुई है, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त. बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच मारपीट हुई है. कैदियों ने पुलिस की टीम पर फिलहाल हमला किया, ऐसी जानकारी मिल रही है. झड़प में कांस्टेबल और एसएचओ घायल हो गए हैं. सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच ये मारपीट की जानकारी सामने आई है. गुरदासपुर की जेल में खूनी झड़प हुई है. कैदियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में एक कांस्टेबल और एसएचओ घायल हो गए, ये जानकारी मिल रही है. पंजाब के गुरदासपुर की जेल में खूनी झड़प होने के बाद जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है. लेकिन सेंट्रल जेल में जो झड़प हुई उसमें जानकारी ये मिल रही है कि कैदियों ने हमला कर दिया पुलिस की टीम पर. इसमें एक कांस्टेबल और एक एसएचओ घायल हुए हैं. इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित जुड़ गए हैं. मोहित, क्या और जानकारी मिल रही है इस झड़प के बारे में, कैसे शुरू हुई और क्या कुछ हुआ? देखिए, ये गुरदासपुर की सेंट्रल जेल है और यहाँ पर करीब 3 घंटे पहले कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़े और उसके बाद जब वहाँ पर पुलिस की टीमों को बुलाया गया स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो जो वहाँ पर विचाराधीन कैदी थे, बंदी थे, उन्होंने एकदम से पुलिस पर ही हमला कर दिया है. और जिसके बाद आसपास के 5 जिलों की पुलिस और अर्धसैनिक बल बुलाए गए हैं और आईजी बॉर्डर रेंज पूरे ऑपरेशन को इस वक्त लीड कर रहे हैं. और जो कैदी हैं वो छतों पर पहुंच गए हैं, जेल की जो भी छतें हैं, और वहां से लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं. स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है और कैदी लगातार जो जेल का सामान है, फर्नीचर है, बिस्तर है, उनको भी आग के हवाले कर रहे हैं. ये 2 गुट कौन से हैं? देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आग लगी हुई है, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है. दूसरी तरफ एम्बुलेंस से कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं. लेकिन अभी भी आप ये कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में नहीं है 3 घंटे के बाद भी? देखिए, जो जेल का परिसर है उसमें अभी भी काफी बड़ा हिस्सा है जहां पर जो कैदी हैं उनके साथ कुछ विचाराधीन बंदी और कैदी हैं, उन सब ने मिलकर उसको एक तरह से अपने कब्जे में ले रखा है. और पुलिस जब आगे बढ़ती है तो पुलिस पर पथराव किया जाता है. इसी वजह से इस घटना में अब तक 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें एक स्थानीय एसएचओ है और उसके अलावा 3 पुलिसकर्मी और हैं. तो अभी वहां पर भारी पुलिस बल बुलाया गया है. 5 जिलों की पुलिस आसपास से वहां पर इकट्ठी की गई है और अर्धसैनिक बल भी बुलाए गए हैं. और एक बार फिर से जेल के अंदर जाकर जो वहां पर कैदी हंगामा कर रहे हैं
उनको शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें आप धुएं की देख रहे हैं, ये वहां पर कैदियों ने अपने बिस्तर और रजाइयां, कंबल, जो भी सामान है उनको आग के हवाले कर दिया है और काफी उपद्रव वहां पर मचा रहे हैं। छतों पर भी आप देखिए, जो लोग आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दरअसल यही विचाराधीन बंदी और कैदी हैं जो कि इस जेल के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि इस जेल के अंदर काफी हाई प्रोफाइल गैंगस्टर और कैदी भी मौजूद है और उन्हीं के बीच में ही बताया जा रहा है कि झड़प शुरू हुई थी, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी जेल में जो कैदी और बंदी मौजूद हैं क्या मोहित, दोनों गुटों में से किसी की शिनाख्त हो पाई कि दरअसल कौन से गुट हैं जिनके बीच में झड़प शुरू हुई और क्या वजह थी? देखिए, अभी इसकी कोई ठोस जानकारी अभी पुलिस नहीं जुटा पाई है, क्योंकि पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि माहौल को शांत किया जाए। आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए वहां पर लगातार जो अंदर सामान है, फर्नीचर है और जो बिस्तर वगैरह सामान जो मिलता है कैदियों को, उसको आग के हवाले किया जा रहा है। तो वहां पर पहली कोशिश। जी बिल्कुल मोहित, आप नजर बनाए रखें, जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आएगी और जानकारी सामने आएगी। ईडी की रेड पर शाहजहां शेख के भाई ने बयान दिया है। गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा है कि ईडी ने पूछताछ की है, उनसे खातों की जांच की है और शेख से रिश्ते भी पूछे हैं। मछली पालन के व्यापार के बारे में भी जानकारी ली गई। शाहजहां शेख के भाई से जो पूछताछ की गई, उसके बाद भाई ने बताया है कि क्या उनसे पूछा गया। मछली पालन के व्यापार के बारे में भी जानकारी ली गई है। इसके अलावा खातों की जांच की गई है और शाहजहां शेख से किस तरह के उनके रिश्ते हैं ये पूछा गया।